दोस्तों, ये कहानी अनीता और उसके लंगड़े ससुर हरिया की है। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। तो दोस्तों, बात शुरू होती है अनीता से। अनीता की शादी इसी साल नवंबर में मिर्ज़ापुर के चौधरी घराने में हुई थी। चौधरी घराने के मालिक का नाम था चौधरी हरिश्चंद्र। सब उन्हें हरिया लंगड़ा कहते थे, क्योंकि 10 साल पहले ट्रैक्टर के नीचे आकर उनका दाहिना पैर बुरी तरह टूट गया था। अब वो लकड़ी का सहारा लेकर चलते हैं, पर कमान अभी भी उनके हाथ में ही है। चौधरी के घर में उनकी पत्नी कमला देवी, बड़ा बेटा रवि जो दुबई में नौकरी करता है, छोटा बेटा वीरेंद्र और अब नई बहू अनीता रहते हैं। अब अनीता के बारे में थोड़ा खुलकर बात करते हैं। अनीता की उम्र अभी 31 साल की है। गांव में आते ही उसकी चर्चा हर चौपाल पर होने लगी। गोरा रंग, लंबी लंबी आंखें जिनमें काजल हमेशा हल्का हल्का लगा रहता हो, होंठ गुलाबी, और जब वो हंसती तो गालों पर तो छोटी छोटी डिम्पल पड़ जाती। साड़ी वो इस तरह बांधती कि पेट हमेशा हल्का सा दिखता। कमर इतनी पतली कि एक हाथ में आ जाए, और चलती तो पायल की छम छम से सारा आंगन गूंज जाता। गांव के लड़के तो दूर से ही देखकर सांस रोक लेते। कहते हैं, भाभी को देखकर तो लगता है रवि भैया तो स्वर्ग से कोई अप्सरा लेके आया है। अनीता की शादी के 10 दिन बाद ही उसका पति रवि दुबई चला गया था। एक सुबह की बात है। हरिया लंगड़ सुबह सुबह लकड़ी टेकते हुए आंगन में आए ही थे कि अनीता चाय का कप लिए हल्के हल्के कदमों से निकल आई। उस दिन उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। साड़ी इतनी पतली और चमकदार थी कि सुबह की हल्की धूप में वो खुद गुलाब की पंखुड़ी जैसी लग रही थी। साड़ी उसने इतने अंदाज से लपेटी थी कि नाभि के ठीक ऊपर एक गहरा सा गड्ढा बन गया था, जिसमें से उसकी गोरी त्वचा झलक रही थी। अनीता जैसे ही हरिया लंगड़ के सामने झुककर चाय का कप टेबल पर रखने लगी, उसका पल्लू धीरे से सरक गया। सरकते ही उसकी मांग में भरा लाल लाल सिंदूर चमक उठा। पल्लू के नीचे से उसकी गर्दन साफ दिखने लगी। उसकी सांसें भी थोड़ी तेज थीं सुबह की ठंड से। हरिया लंगड़ की नज़र एकदम से वहीं अटक गई। वो चाय का कप देखते देखते रुक गए। उनकी सांसें भी एक पल को मानो थम सी गईं, आंखें जैसे चिपक गईं। फिर झटके से उन्होंने नज़र फेर ली और खांसते हुए बोले, अरे बहू, ये चाय में अदरक तो बहुत तेज़ डाल दिया तूने। जलन सी हो रही है, गले में भी और कहीं और भी। उनकी आवाज़ में हल्की सी हड़बड़ी थी। अनीता ने पल्लू ठीक करते हुए शर्माते हुए मुस्कान बिखेरी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शरारत थी। वो फिर थोड़ा और झुक गई ताकि कप सीधा रख सके और बोली, पापा जी, जलन तो होगी ही, अदरक है ना, पर ये जलन अच्छी है। डॉक्टर ने कहा था ना, रोज़ थोड़ी थोड़ी जलन लेते रहो तो शरीर में गर्मी बनी रहती है और बुढ़ापा दूर भागता है। कहते वक्त उसने आंखों में हल्की सी चमक थी। उसने कप रखा और फिर धीरे से सीधी हुई। सीधी होते वक्त साड़ी का पल्लू फिर हल्का सा हिला और हरिया लंगड़ ने चाय का घूंट लिया, पर चाय से ज़्यादा कुछ और ही जल रहा था। वो बड़बड़ाए। हरिया लंगड़ ने कहा, हाँ हाँ, गर्मी तो बहुत हो रही है आजकल। सुबह सुबह ही इतनी गर्मी, अजीब सी। अनीता होंठ दबाकर हंसी और बोली, पापा जी, आप भी ना चाय पीजिए आराम से, मैं आपके लिए बिस्किट भी लाई हूँ। कहकर वो मुस्कुराते हुए रसोई की ओर चली गई। चलते वक्त उसकी कमर का लचकना, पायल की छन छन और साड़ी के पल्लू का हल्का सा उड़ना, सब कुछ हरिया लंगड़ की आंखों में कैद हो गया। वो चाय का कप हाथ में लिए बस देखते रह गए। फिर धीरे धीरे अनीता ने घर के सारे काम अपने हाथ में ले लिए। सास कमला देवी को थोड़ा आराम मिल गया, पर सबसे ज़्यादा जिसे अनीता की सेवा सूट कर रही थी वो थे उसके ससुर हरिया लंगड़। वो लंगड़ाते थे, इसलिए सीढ़ी चढ़ना उतरना मुश्किल था। अनीता उनका सामान ऊपर नीचे ले जाती, कभी उनका कुर्ता प्रेस करके लाती, कभी दवाई समय पर देती, कभी उसे सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में मदद करती। एक दिन हरिया ने कहा, बेटी, मुझे ऊपर वाले कमरे में जाना है, ज़रा मुझे सहारा दे के ऊपर लेके जाना। अनीता ने हरिया की बाजू अपने कंधे पर रखी और उसे सहारा देते हुए ऊपर जाने ही वाली थी कि हरिया का पैर फिसल गया और वो दोनों गिर गए। हरिया काफ़ी भारा था, वो अनीता के ऊपर गिरा था। अनीता ने चीख मारी, लेकिन हरिया कुछ सोच में था। उधर से जल्दी जल्दी वीरेंद्र भाग के आया और दोनों को सही सलामत खड़ा किया। अनीता ने कहा, माफ़ कीजिए पापा जी, मैं आपको संभाल नहीं पाई।
लेकिन हरिया लंगड़ ने इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर वीरेंद्र ने कहा, पापा जी आपको लगी तो नहीं? हरिया लंगड़ ने कहा, हाँ लगी तो है, लेकिन कुछ दर्द नहीं कर रहा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। इधर अनीता को भी कोई चोट नहीं आई, बस वो हरिया लंगड़ के ऊपर गिरने के बारे में सोच रही थी। फिर लंगड़ ने आवाज़ दी, मेरा पैर दुख रहा है, कोई मालिश कर दो। अनीता ने जल्दी से रसोई में गई और तेल गरम किया। तेल गरम करके वो सीधा हरिया के कमरे में गई और कहा, पापा जी मैंने सरसों का तेल गरम किया है, मालिश कर दूं? हरिया लंगड़ एकदम से चौंके। वो बिस्तर पर लेटे लेटे उठकर बैठ गए। हरिया लंगड़ ने कहा, अरे बहू रहने दे, मैं खुद कर लूँगा। अनीता ने कहा, नहीं पापा जी आप आराम से लेट जाइए, मैं धीरे धीरे कर दूँगी। आप तो जानते हैं मुझे कमज़ोर लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। वो कमज़ोर लोगों कहते वक्त रुक गई और मुस्कुरा दी। हरिया लंगड़ का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ नहीं बोले। अनीता ने उनकी लकड़ी साइड में रखी और बिस्तर पर बैठ गई। उसने साड़ी का पल्लू कंधे पर अच्छे से रखा, फिर तेल हाथ में लेकर हरिया लंगड़ के टूटे पैर पर मलने लगी। उसका हाथ बहुत नरम था। वो आंखें बंद करके लेट गए। हरिया लंगड़ ने धीरे से कहा, बहू तेरा हाथ तो जादू कर रहा है, दर्द गायब हो गया। अनीता ने कहा, बस अब रोज़ करूँगी आपकी सेवा। आप मेरे लिए पिता समान हैं, आपकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है। मालिश करवाते करवाते फिर हरिया सो गया। शाम को जब कमला देवी को पता चला तो वो चौंकी। कमला देवी ने कहा, अनीता तू ससुर जी की मालिश कर रही थी? अनीता ने बड़े मासूम स्वर में कहा, हाँ मम्मी जी, वो आज गिर गए थे तो उनका पैर बहुत दुख रहा था। आप चिंता मत करो, मैं बहुत संभाल कर करती हूँ, और वो मेरे ससुर नहीं, मेरे असली पापा जैसे हैं। कमला देवी कुछ नहीं बोली, पर मन ही मन सोचने लगी। अब गांव में भी बातें होने लगीं। चौपाल पर बुजुर्ग बैठते तो कोई ना कोई कहता, हरिया लंगड़ की तो मौज हो गई, नई नई बहू दिन भर उसके पैर दबाती रहती है। बातें बढ़ती गईं। अनीता को जब ये सब पता चला तो वो हंसती। वो किसी को कुछ नहीं कहती थी, बस अपनी दिनचर्या में मस्त रहती। एक दिन शाम को बिजली चली गई थी। दरअसल गांव में ट्रांसफार्मर जल गया था। 3-4 दिन तक बिजली नहीं आई। घर में लालटेन और ढिबरी जली। रात को खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए, पर हरिया लंगड़ को नींद नहीं आ रही थी। उनका पैर फिर दुखने लगा था। वो लकड़ी टेकते हुए आंगन में निकले। अनीता भी जाग रही थी। वो छत पर कपड़े समेट रही थी। हरिया लंगड़ को देखकर वो दौड़ी। अनीता ने कहा, पापा जी आप यहाँ? पैर फिर दुख रहा है ना? हरिया लंगड़ ने कहा, हाँ बहू, बहुत तेज़, दवाई भी खत्म हो गई। अनीता ने कहा, रुकिए मैं अभी तेल गर्म करके लाती हूँ, आप मेरे कमरे में आ जाइए, वहाँ लालटेन जली है। हरिया लंगड़ हिचकिचाए, पर पैर का दर्द ज़्यादा था। वो अनीता के कमरे में चले गए। अनीता ने दरवाज़ा हल्का सा बंद किया ताकि मच्छर न आए। फिर उसने हरिया लंगड़ को बिस्तर पर लेटाया और फिर वही मालिश शुरू। पर इस बार अंधेरे में सिर्फ लालटेन की पीली रोशनी थी। अनीता का चेहरा लालटेन में और सुंदर लग रहा था। 15 मिनट की मालिश के बाद हरिया को आराम मिला। जब आराम मिला तो वो वही अनीता के कमरे में ही सो गया। अनीता मुस्कुराई जैसे किसी बच्चे को लोरी सुनाई हो और बच्चा लोरी सुनते सुनते सो गया हो वैसा। फिर अनीता ने लालटेन बुझाई और दरवाज़ा बंद करके वो अपनी सासू माँ के कमरे में चली। सासू माँ ने कहा, बेटी क्या हुआ? अनीता ने सब बात बताई कि पापा के पैर में बहुत दर्द था, तो मैंने अपने कमरे में उसके पैर की मालिश की और वो वहाँ ही सो गए, इसीलिए मैं आपके कमरे में सोने आ गई। सासू माँ ने अनीता का माथा चूमा और कहा, तू इस घर की देवी है, भगवान तेरे जैसी बहू हर किसी को दे। लेकिन अनीता के मन में खालीपन था, क्योंकि उसका पति उसके पास नहीं था। उसके पति को छोड़ के यहाँ वो बाकी सबका अच्छे से ख्याल रख रही थी। वो सोचती अगर वो यहाँ होते तो मुझ पे बहुत मान करते। लेकिन बाहर के लोग बातें करते थे। एक बार अनीता की सास ने किसी ने कहा, चाची मैंने सुना है तेरी बहू ससुर की मालिश करती है। वो सुन रह गई। वो कुछ बोली नहीं, पर अनीता को अलग बुलाया। कमला देवी ने कहा, बेटी तू बहुत अच्छी है, पर ये मालिश वालिश मत किया कर, लोग बातें करते हैं। अनीता ने सिर झुकाकर कहा, मम्मी जी आपकी बात सिर माथे, बस पापा जी का दर्द देखकर दिल नहीं मानता था। वो बोली, चलो आगे से नहीं करूँगी। कमला देवी को लगा बात ख़त्म हो गई, पर गांव की ज़ुबान कहाँ रुकने वाली थी।
2-4 दिन बाद चौपाल पर बात पहुंच गई कि हरिया लंगड़ की बहू उसके पैर की मालिश करती है। ये बातें जब हरिया लंगड़ तक पहुंची तो वो गुस्से से लाल हो गए। वो लकड़ी पटकते हुए अनीता के पास आए। हरिया लंगड़ ने कहा, बहू, आज के बाद मेरे पैर को हाथ मत लगाना, ना मालिश करना, मेरी इज्जत का जनाजा निकलवा देगी तू। अनीता की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, पापा जी, मैंने तो बस आपकी सेवा की थी, लोगों की गंदी नज़र है, मैं क्या करूं? हरिया लंगड़ चुप हो गए। अनीता रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उस दिन से उसने हरिया लंगड़ से नज़रें तक नहीं मिलाईं। खाना परोसती तो प्लेट रखकर चली जाती, चाय भी वीरेंद्र से भिजवाती। घर में अजीब सन्नाटा छा गया। कमला देवी समझ गईं कि बात आ रही है। उन्होंने अनीता को समझाया, हरिया लंगड़ को समझाया, पर दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। फिर एक दिन सुबह सुबह गांव में हल्ला हो गया। पंचायत बुलाई गई। वजह थी किसी ने रात को हरिया लंगड़ के घर के बाहर एक चिट्ठी फेंकी थी। उस पर लिखा था, हरिया लंगड़, अपनी बहू को संभाल, नहीं तो एक दिन तेरा बेटा दुबई से तेरी लाश उठाने आएगा। पूरा गांव हक्का बक्का था। पंचों ने हरिया लंगड़ को बुलाया। हरिया लंगड़ लकड़ी टेकते हुए आए। चेहरा लाल, आंखें गुस्से से चमक रही थीं। सरपंच ने पूछा, हरिया, ये लफ्ता क्या है? तेरी बहू के नाम बातें चल रही हैं। हरिया लंगड़ ने कहा, मेरी बहू मेरी बेटी समान है, जो मुंह खोलेगा उसका मुंह बंद कर दूंगा। पर लोग कहाँ मानने वाले थे। उसी पंचायत में अनीता को भी बुलाया गया। अनीता घूंघट निकाले सिर झुकाए आई। उसका चेहरा देखकर सब एक पल को खामोश हो गए। सरपंच ने कहा, बहू, तू कुछ बोलेगी? अनीता ने धीरे से कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पापा जी का पैर दुखता था, मैंने मालिश की, बस। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। वो था गांव का सबसे बड़ा लफंगा, भोला मास्टर का लद दद का संजय। संजय नशे में था। उसने कहा, मालिश कभी हमारी भी कर दिया करो। हरिया लंगड़ का खून खौल गया। वो लकड़ी फेंककर संजय पर टूट पड़ दबा दे। 2-4 लाठी संजय को पड़ी। गांव वालों ने अलग किया। संजय को बाहर निकाला गया। पंचायत बिना किसी फैसले के ख़त्म हुई, पर अनीता की इज्जत पर दाग लग चुका था। अब घर में हालत और ख़राब हो गई। अनीता दिन भर कमरे में बंद रहने लगी, खाना भी कम खाती। रवि को फ़ोन पर सब पता चला तो वो चिल्लाया, मैं वहाँ आ रहा हूँ, तुमको लेकर चला जाऊँगा दुबई। पर आने में अभी 1 हफ्ता था। इसी बीच एक बर्थडे दी अनोखी घटना हुई। गांव में रामलीला का मेला लगा था। रामलीला का आखिरी दिन। रात को रावण दहन होना था। 7 दिन से रामलीला चल रही थी। अनीता ने कभी बाहर कदम नहीं रखा था, पर उस दिन वो अचानक तैयार होकर निकली। लाल जोद्धे में, माथे पर बढ़ती सी बिंदी, काजल भरी आंखें, सब हैरान। कमला देवी ने पूछा, कहाँ जा रही है? अनीता ने कहा, रामलीला देखने। आज भरत मिलाप का दृश्य है, मुझे बहुत पसंद है। हरिया लंगड़ कुछ नहीं बोले। अनीता अकेले ही चली गई। मेले में भेद्य थी। रावण का पुतला तैयार था। अनीता सबसे आगे खड़ददी थी। तभी अचानक संजय और उसके 4-5 दोस्तों ने उसे घेर लिया। संजय बोला, आज अकेले आई हो भाभी? चलो हम तुम्हें रावण दिखाते हैं। लोग देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं आ रहा था। अनीता पीछे हटने लगी। तभी भेद्य को चीरते हुए हरिया लंगड़ आए, लकड़ी टेकते हुए, पर इतनी तेज़ी से कि कोई रोक न सका। उन्होंने संजय के कॉलर पगड़ी दा और एक ज़ोरदार थप्पड़ द मारा। हरिया लंगड़ ने गरज कर कहा, ये मेरी बहू है। आज के बाद जिसने भी इसके नाम मुंह खोला उसकी जीभ खींच लूँगा। संजय और उसके दोस्त भाग खड़े दधे हुए। पूरा मेला तालियां बजाने लगा। कोई बोला, हरिया लंगड़ ने आज सच में रावण मारा है। उसी रात रावण दहन के बाद अनीता और हरिया लंगड़ साथ साथ घर लौटे। रास्ते में एक बार भी नहीं बोले। घर पहुंचकर अनीता ने हरिया लंगड़ के पैर छुए। अनीता ने कहा, पापा जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको तकलीफ़ दी और आपकी बदनामी करवाई। हरिया लंगड़ की आंखें भर आईं। उन्होंने अनीता को गले लगा लिया पहली बार और बोले, बहू तू मेरी बेटी है, आज मैंने ये साबित कर दिया। अब कोई कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेता। कमला देवी और वीरेंद्र ये देखकर रो पड़े। अगले दिन सुबह सुबह संजय का बाप माफ़ी मांगने आया। उसने कहा कि संजय ने नशे में चिट्ठी लिखी थी, सारी गलती उसकी थी। उसने सबके सामने माफ़ी मांगी। गांव वालों ने भी माफ़ कर दिया। रवि जब दुबई से आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का सिर फिर से ऊंचा है। उसने हरिया लंगड़ के पैर छुए और कहा, पापा आपने मेरी पत्नी की इज्जत बचाई।
मेरे लिए आप सिर्फ पापा नहीं, भगवान हैं। हरिया लंगड़ ने हंसते हुए कहा, बेटा, लंगड़दा हूँ पर दिल का नहीं। उस दिन के बाद अनीता फिर से हरिया लंगड़ की मालिश करने लगी, पर अब दिन में दरवाज़ा खुला रखकर। गांव वाले अब कहते, देखा सच्ची बहू कैसी होती है और ससुर का प्यार कैसा होता है। तो दोस्तों, ये थी अनीता और हरिया लंगड़ की कहानी। जो समझे वो समझ गए कि प्यार, सेवा और इज्जत क्या होती है। कहानी ख़त्म। तो दोस्तों, ये कहानी अनीता और उसके हरिया लंगड़ की है, जो एक सच्ची मिसाल है कि छोटी सोच वाले लोग अच्छाई को भी गंदा रंग दे देते हैं। जब कोई बहू अपने ससुर की सेवा करती है, उनका दर्द देखकर पैर दबाती है, मालिश करती है, तो गांव की चौपाल पर उसकी नीयत पर उंगली उठने लगती है। लोग भूल जाते हैं कि सेवा पाप नहीं, पुण्य